हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स सेशन नंबर 32 में। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्तों? ये सेशन में आज हम ये 10 टॉपिक कवर करेंगे। ऑल ऑफ देम आर वेरी हॉट टॉपिक, रेलेवेंट टॉपिक्स, और धीरे 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 पूरी स्टोरी बनती चली जाती है। आप पूरी सीरीज देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ज्ञानवर्धन होगा। सबसे पहले आज हम बात करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी की। हाउ एआई मैनिया रीऑर्डर्ड द ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स। और साथ ही साथ हमने आपको हमेशा बताया है कि एक एआई का बबल भी संभावित पैरेलल में बन रहा है। पिछले 2 से 3 दिनों में ताइवान और साउथ कोरिया के स्टॉक मार्केट्स में जो मेल्ट डाउन आ रहा है वो एक बबल की तरफ और दूसरे सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट्स की तरफ इशारा करता है। तो ये हम हमेशा पैरेलल में दोनों चीजें आपको बताते हैं, लेकिन एआई मैनिया है, इससे कोई दो मत हो नहीं सकते इस पर। इंडियन इकोनॉमी में आरबीआई के जून 2026 की मॉनेटरी पॉलिसी का अपडेट देंगे, क्योंकि इस बार की बहुत ही विशेष है। अब आज का जो सैंडीज इकोनॉमी क्रैकर है वो पूरा उसी पे बेस्ड है, वो हमारे मेंबर्स के लिए लेवल 2 में उपलब्ध है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में हम बात करेंगे कि खेती किसानी का, एग्रीकल्चर का पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव आता है। कुछ हमारे टॉपिक थोड़े थोड़े कभी स्टैटिक होते हैं, अदरवाइज सारे डायनामिक और करंट होते हैं। चौथे में हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल्स, आधुनिक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों का ढांचा क्या होता है, और ये हम आज बात करेंगे। और कल शाम से इजराइल, लेबनान, ईरान, अमेरिका का युद्ध फिर से भड़क चुका है। आज के हमारे ग्लोबल अफेयर की सीरीज में, जो मेरे चैनल संदीप मानुधने सैंडी पर उपलब्ध होगा, आप देख लेना। ईरान वॉर री इग्नाइट्स पर मैंने पूरा 20 मिनट का एक अच्छा आपको इंसाइट देने का प्रयास किया है। उसके बाद हम बात करेंगे चाइना प्रोएक्टिव ऑन स्टॉपिंग चाइना+1 लीकेजेस। आपको याद होगा काफी समय से हम बोल रहे थे कि कई कंपनियां अपने आप को डी रिस्क करने के लिए चाइना+1 कर रही हैं। उस पर एक पूरा वीडियो ग्लोबल अफेयर में मैंने अलग से पिछले हफ्ते बनाया था। लेकिन चाइना को भी यह समझ में आ गया है, तो वो पूरी कोशिश कर रहा है कि चाइना+1 का तथाकथित लीकेज रोक ही दे, कि कोई जाए ही नहीं चाइना छोड़ के। तो वो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। अब ये कहां से पता चला? खुद भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने हाल ही में बोला कि समय बहुत कम है, वो खिड़की अपॉर्चुनिटी की छोटी है, क्योंकि शी जिनपिंग की नींद खुल गई है। ग्लोबल पॉलिटी, ईरान युद्ध को 100 दिन हो चुके हैं और फिर से भड़क गया है पूरा का पूरा युद्ध। तो यह सबसे बुरी खबर हो सकती थी, क्योंकि अभी हमें शांति चाहिए सप्लाई चेन्स के लिए, ग्लोबल फ्यूल सप्लाईज के लिए, हीलियम की सप्लाई के लिए, एलपीजी के लिए, क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए, बाकी सारी सेमीकंडक्टर चिप्स की जो सप्लाई चेन है उसके लिए, और बाकी 50 चीजों के लिए। उसका उल्टा हो रहा है। हॉर्मुज बंद है और लंबे समय तक बंद ही रहेगा अगर ये मिसाइलें मारते रहे एक दूसरे पे। तो ये भारत के लिए ठीक खबर नहीं है। सोशल इश्यूज में हम बात करेंगे बहुत बड़े परिवर्तन की, जिस पर पहले बात हो चुकी है, लेकिन आज एक अलग एंगल से। भारत की प्रजनन दर का कोलैप्स जारी है। 1.9 से नीचे आ गई है, आज 1.8 होगी। अभी पॉपुलेशन सेंसस हो जाने दो, सब सामने आ जाएगा, और 2030 तक हो सकता है 1.5 हो जाए। इसका मतलब भारत न्यू बर्थ्स की तरफ से तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इसके बहुत गंभीर इंप्लीकेशंस हैं। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य है, उसमें आप एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पैटर्न मान के चल रहे हो, लेकिन परिवारों के आकार अगर घटते गए घटते गए घटते गए घटते गए, पूरा कंजम्पशन पिरामिड रीडिफाइन हो जाएगा। बच्चे ही नए नहीं आएंगे, आधे से ज्यादा स्कूल कॉलेज ही बंद हो जाएंगे अगले 15 सालों में। एकदम 15 हफ्तों में नहीं, 15 महीनों में नहीं। तो भारत के अर्थतंत्र में बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, जिसपे कोई नेशनल डिबेट ही नहीं हो रही है। डिबेट इस पे हो रही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल का लॉ लाओ, जो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि फर्टिलिटी रेट 1.8 हो गया, 2.1 रिप्लेसमेंट के नीचे। इस पर हम बात करेंगे। भले ही नेशनल बात नहीं हो, हम तो कर ही सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एआई जस्टिस को लेकर कुछ कहा है, बहुत अच्छा पॉइंट है, देख लेना। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी का लेटेस्ट ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया है। एआई में हम बात करेंगे कि भारत की कंपनियां जैसे जैसे एआई को अडॉप्ट कर रही हैं, उनको एक बहुत कड़वा सबक मिल रहा है। तो वो कड़वा सबक क्या है और उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये हम आज बताएंगे। ठाकुर तैयार हो? लेकिन तैयार तो आपको एआई टर्बोचार्जर कोर्स के लिए होना है। इस शनिवार को 13 जून को सुबह 8 बजे से मैं ये कोर्स शुरू कर दूंगा। 12 क्लासेस होंगी एक ही दिन में। एकदम खतरनाक 440 वोल्ट का कोर्स है। एनरोल नहीं किया है अभी के भी, लिंक ओपन करो, एनरोल कर लो, नीचे लिंक दी हुई है। इसके बेनिफिट कोर्स तो 3 जून को ही एक्सपायर हो गए, लेकिन आपके लिए हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा बेनिफिट कर देंगे। आपको वहां पे कॉन्टैक्ट का बटन है, क्लिक करके एक मेल भेज दो, नाम पते ईमेल के साथ। हमारी टीम आपको कुछ नॉमिनल बेनिफिट तो देगी ही। वो सब छोड़ो, ये कोर्स देखो, और इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो एआई की आपकी जर्नी ठोस तरीके से शुरू होगी। इसे मिस नहीं करना है। आइए आज के आज एनरोल कीजिए।
तो ये सेशन हम फ्री रिलीज कर रहे हैं सभी के लिए। हर 7वां सेशन हमारा फ्री रिलीज होता है। याद रखिए, हर सेशन के साथ एक क्विज अवेलेबल है। क्विज का लिंक ये है। अभी जो पासवर्ड एक्टिव है वो है माय करंट। ये आज का पासवर्ड है, कल हम इसको चेंज कर देंगे। तो आप जाइए, सारा सॉल्व कीजिए, आपके लिए अच्छा ही है। आज की पहली खबर शुरू करते हैं। आज का काम पहली खबर से। प्यारे दोस्तों, टोटल 40 मिनट में 10 खबर कवर करते हैं, मंडे वेंसडे फ्राइडे। मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो पूरी सीरीज मिलेगी, ज्वाइन करने लायक है, 2-3 साल जुड़े रहने लायक है। आज के आज ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी में बात करेंगे कि एआई के पागलपन ने कैसे ग्लोबल स्टॉक मार्केट की पूरी ऑर्डर ही चेंज करके रख दी है। और इन जनरल इन्वेस्टर ये बोल रहे हैं कि जिस देश के पास एआई का प्ले है, शायद वहां पैसा लगाना थोड़ा ज्यादा श्रेयस्कर साबित होगा। Investors are thinking that if a country doesn't have an AI play, maybe we should wait and watch and see and blah blah blah. Although AI play can mean so many things to so many people, क्योंकि वो एक वर्टिकल अपवर्ड बैकवर्ड दोनों इंटीग्रेशन का खेल चलता है। एआई अब बाजारों के आकार बदलने लग गया भैया। और ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की थीम नहीं रह गया, ये अब इन्वेस्टमेंट थीम बन गया। कम से कम 2026 में यही रहेगा। अभी वो 3 बड़े आईपीओ अमेरिका में आ रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर यहां वहां से भागने वाले हैं। भयानक उथल पुथल रहेगी। सितंबर अक्टूबर आते आते स्टेबिलिटी आएगी। दिसंबर जनवरी आते आते पता चलेगा कि हवा हवाई है कि कुछ है। किसी को नहीं पता क्या है। अब मैं खुद एक एआई प्रोफेशनल हूं, लेकिन आई कैन अश्योर यू नोबडी नोज व्हाट इज द फ्यूचर एक्सेप्ट दैट एआई इज हियर टू स्टे। आप समझ गए मेरी बात। इन्वेस्टर्स ये देख रहे हैं कि पूरे के पूरे देश जहां एआई का सीरियस प्ले है, सीरियस प्ले कैन मीन सो मेनी थिंग, फ्रंटियर मॉडल्स, चिप मेकिंग, डेटा सेंटर, ब्ला ब्ला ब्ला, तो हम वहां पैसा लगाएं। ताइवान और साउथ कोरिया ने बहुत तेजी से आगे गए और पिछले 3 दिन में धड़ाम से नीचे भी आ गए, क्योंकि कुछ नेगेटिव फोर्सेस आ रहे प्ले। तो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। दोस्तों, एआई लिंक स्टॉक्स जो हैं आज की तारीख में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मार्केट्स के केंद्र में आ गए, क्योंकि एडवांस चिप्स हों, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हों, डेटा सेंटर सप्लायर्स हों, ये सारे डार्लिंग बन गए हैं स्टॉक मार्केट के। और इन्वेस्टर फोकस ये बोलता है कि ब्रॉड इमर्जिंग मार्केट कंजम्पशन स्टोरी वोरी को छोड़ो, अब तो सीधे जहां कंप्यूट का खेल है, कंप्यूट है ना, एआई चलाने के लिए पीछे जो जीपीयू के रैक्स लगते हैं, हजारों 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 ये टीपीयूज के, जहां कंप्यूट का खेल है वहां पैसा डालो बाबूजी, पैसा डालो। तो भारत का सबसे बड़ा पुल क्या था? हम 145 करोड़ का देश है, नया सेंसस आएगा शायद 148-50 करोड़ होंगे, 160 करोड़ पे जाके आबादी हमारी बहुत तेजी से कोलैप्स हो जाएगी 90 करोड़ तक, 2100। ना आप रहोगे ना मैं, लेकिन होना यही बेसिक अरिथमेटिक है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा प्ले क्या है कि हम 145 करोड़ का है, हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत तगड़ा, और इसलिए आओ पैसा लगाओ। लेकिन वो कंजम्पशन करने वाले हैं कितने और वो कितनी कैटेगरीज में है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे एनालिसिस अवेलेबल है। वैसे एक आपको बता दूं, भारत के जीडीपी का 60% प्योरली कंजम्पशन ओरिएंटेड होता है, इसलिए कंजम्पशन स्टोरी तो हमारी है ही। ग्लोबल इन्वेस्टर रुचि लेते हैं कि नहीं, वो एक अलग बात है। ताइवान और साउथ कोरिया ने इसमें काफी फायदा उठाया, क्योंकि वो बेसिकली हार्डवेयर ओरिएंटेड कंट्रीज हैं। और आप अगर एआई टेक्नोलॉजी को पूरा देखना चाहते हो तो ये मैंने आपके लिए एक इमेज बनाई है। या तो फाउंडेशन मॉडल बना ले आपका देश, या इंफ्रास्ट्रक्चर चिप बना ले, या क्लाउड एआई बना ले, या को पायलट प्रोडक्टिविटी कर ले, या ऑटोनॉमी एंड रोबोटिक्स कर ले, या हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस कर ले, या सिक्योरिटी ट्रस्ट गवर्नेंस कर ले। कहीं किसी एक में आपके पास कोई मोट होना चाहिए। मोट, MOAT यानी स्ट्रेटेजिक लेवरेज। भारत कोशिश कर रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, आने वाले 1 साल में पता चलेगा। मेमोरी चिप्स बहुत बड़ा मार्केट ड्राइवर हो गई हैं। एआई चलता है जीपीयूज और टीपीयूज पे और उनके वेरिएंट्स पे, कुछ कस्टमाइज्ड वेरिएंट्स भी। लेकिन जो बिल्कुल ही बेसिक हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स होती हैं, जो जीपीयू टीपीयू नहीं है, जिनका सिर्फ काम है डेटा यहां से वहां हिलाना अंदर, उनकी वैल्यू ज्यादा हो गई है। क्योंकि जितना एआई बढ़ रहा है उतना एचबीएम चिप्स की डिमांड बढ़ रही है। इसमें ताइवान और साउथ कोरिया, जापान ये बहुत आगे हैं। उसी तरह क्लाउड और डेटा सेंटर स्पेंडिंग सब तरफ बढ़ रहा है। भारत में गली गली में डेटा सेंटर खुल जाएंगे कुछ समय में। हालांकि उनका एनर्जी और वाटर इंप्लीकेशन बहुत गंभीर है। रिस्क वैल्यूएशन ओवरहीटिंग का है, क्योंकि अगर बहुत तेजी से वैल्यूएशन बढ़े तो उसमें करेक्शन भी काफी तेजी से आएगा, जो हमने कोरिया और ताइवान में पिछले 3 दिनों में देखा। तो यह है हमारी आज की पहली खबर। मजा आया आपको? कमेंट सेक्शन में बताना भैया इस पर आपकी क्या राय है। और राय तो बताते रहना, लेकिन नीचे ज्वाइन का बटन है ना, दबाओ उसको। 5 लेवल ओपन होंगे, आओ लेवल 5 ज्वाइन कर लो भैया। 5 लेवल ओपन हो जाएंगे आपके लिए। ज्ञान का पूरा खजाना इसमें बह रहा है, और हम लगातार हमारी मेंबरशिप को इतना रिच बनाते जा रहे हैं कि एक बार आप आ जाएंगे तो आप हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। कंटिन्यूअस अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा।
तो आइए और जुड़िए अभी के अभी। थैंक यू। आज हमने हमारी सीरीज में लेवल 2 में जो आती है आरबीआई की जून मॉनेटरी पॉलिसी पे बहुत ही बढ़िया सेशन रिलीज कर दिया है। आते हैं आज की दूसरी खबर पे। आरबीआई जून 2026 बर्ड्स आई व्यू लेंगे मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट पर। प्यारे दोस्तों, आज की तारीख में सबसे बेसिक बात समझ लो, आरबीआई के सामने चैलेंज क्या है। उसे ग्रोथ मेंटेन करके रखनी है। ये एक्चुअली आरबीआई का काम नहीं, उसका मैंडेट नहीं है। आरबीआई मौद्रिक प्राधिकारी, इट्स अ मॉनेटरी अथॉरिटी। लेकिन भारत में हम चाहते हैं कि भाई थोड़ा वो ग्रोथ में भी मदद कर दे, हालांकि वो मेन काम फिस्कल पॉलिसी का होता है। आरबीआई को ग्रोथ मेंटेन करके रखनी है, इन्फ्लेशन अनाप शनाप बढ़ने नहीं देना है, अपने 4% प्लस माइनस 2% की रेंज में चलना है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट केयरफुल करना है। लेकिन इससे सबसे आगे बढ़कर जो बम फट गया भारत के ऊपर, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो माइनस में जा रहा है क्योंकि डॉलर बाहर जा रहे हैं, उतने अंदर आ नहीं रहे। किसी भी तरह डॉलर लाने हैं, ये अब मेन फोकस हो गया है आरबीआई का। और इसलिए आरबीआई ने जून में इसके ऊपर बहुत सारे डिसीजंस लिए। तो दोस्तों, क्या डिसीजंस लिए आपको ब्रीफ में बताएंगे, बाकी हमने हमारे जैसे बताया इस सेशन में सब कुछ कवर किया। आरबीआई ने जो अपना पूरा रेपो रेट का सिस्टम है उसको अभी टच नहीं किया, पॉलिसी स्टांस को न्यूट्रल रखा है। इसका मतलब होता है ना तो वो एग्रेसिव जा रहा है टाइटनिंग रेपो रेट बढ़ा के, ना तो वो इजी जा रहा है लूज एकोमोडेटिव यानी कि रेट गिरा के। इसका मतलब आरबीआई वेट एंड वॉच करेगा, वो देख रहा है क्या हो रहा है, तो एक दिन अचानक से भी बढ़ा सकता है, एकदम घटा भी सकता है। न्यूट्रल पॉलिसी स्टांस का मतलब ये होता है। और आरबीआई बहुत सारे प्रेशर्स को एक साथ मैनेज करके चलने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत कठिन काम है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज पे आरबीआई ने इस बार, बहुत रेयर होता है ऐसा कि डॉलर लाने हैं, तो उसने सारे रास्ते खोल दिए हैं। हमारे एनआरआई इसको बोल रहा है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एनसी जो आपके पूरे बैंक डिपॉजिट्स होते हैं उसके अंदर एनआरआई डिपॉजिट्स में, एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स में आके पैसा डाल दो, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंकिंग डिपॉजिट्स में। उसमें हम आपको बहुत सारे फायदे दे देंगे। कुछ हम ये टैक्स हटा देंगे, कुछ विथ होल्डिंग टैक्स हटा देंगे, ये कम कर देंगे, वो कम कर देंगे। मतलब जो सब पहले कस रखे थे फंदे, सारे ढीले कर दिए, क्योंकि डॉलर चाहिए, किसी भी तरह डॉलर चाहिए। दोस्तों, मल्टीपल गोल प्रॉब्लम यह है कि आज आरबीआई एक करंट अकाउंट डेफिसिट से जूझ रहा है। हालांकि वो अपने आप में एक प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ये दिखाता है कि इकोनॉमी ग्रो भी हो रही है। एनर्जी ट्रांजिशन अभी हमारे यहां चल रहा है, रुपी डिनोमिनेटेड इंडस्ट्री को बचाना भी है क्योंकि रुपया टूट रहा है, और इन्फ्लेशन को एकदम रन अवे नहीं होने देना है। तो ये सबको मैनेज करना है, उसको कठिन काम है। जैसा मैंने कहा, रेपो रेट 5.25 पे रहा है। आरबीआई ये कोशिश करेगा कि बाद में इसको बढ़ा दूं या बाद में इसको घटा दूं। फिर आपको पता ही है कि पूरा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट कॉरिडोर का सिस्टम भारत में चलता है अब, जिसमें अपर बाउंड पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, जिसमें बैंक इमरजेंसी में ओवरनाइट बोरो कर सकते हैं, वो अपर बाउंड हो गया लिक्विडिटी का। लोअर बाउंड में एसडीएफ होता है, इसमें बैंक अपने एक्सेस फंड आरबीआई के साथ बिना कोलैटरल के रख सकते हैं। और प्रैक्टिकली पहले रिवर्स रेपो रेट यही होता था, उसको खत्म कर दिया गया मैक्सिमम, क्योंकि इसमें बिना कोलैटरल के काम हो जाता है, आरबीआई को देना नहीं पड़ता बैंकों को। और तीसरा मिडिल पॉलिसी रेट जो कि रेपो रेट है। तो ये तीन जो कंपोनेंट होते हैं, ये आज की तारीख में आरबीआई का पूरा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट का कॉरिडोर होता है। ये रेट वगैरह जो है चेंज होते रहते हैं। मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपको देने के लिए, सीलिंग, ऑपरेटिंग रेंज और फ्लोर। एमएसएफ सीलिंग, पॉलिसी रेपो रेट ऑपरेटिंग रेंज, एसडीएफ उसका फ्लोर। इन तीनों को ऊपर नीचे करके आरबीआई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करता है। और रिवर्स रेपो रेट अब इमरजेंसी के लिए अलग रख दिया गया है। आरबीआई ये बोल रहा है कि कच्चे तेल का जो सारा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से रुपया भी अब टूटता जा रहा है, हमको उसको मैनेज करके चलना है। क्या आरबीआई रुपए को 100 के नीचे जाने देगा? एक तरफ लोग हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, अरविंद पानगढ़िया अमेरिका में रहते हैं, शामिका रवि हैं, पीएमईएसी में रही हैं, 100 इज जस्ट अ नंबर। और दूसरी तरफ आरबीआई का खुद का गवर्नर है जो बोलता है कि जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, हम रुपए को टूटने नहीं देंगे ज्यादा। दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। अब आरबीआई चाहता है कि एफपीआई जो काफी हद तक भारत में नेट सेलर बन गए, वो डेट में अपना एक्सपोजर बढ़ाएं। इक्विटी में तो वो आरबीआई ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन डेट में वो आए, उसके लिए आरबीआई ने बहुत सारी छूट उनको दी है, जो मैंने यहां पे लिस्ट कर दी है। इसको आप आराम से पढ़िएगा, बारीक है, टाइम लगेगा। किसी भी तरह अगर डॉलर भारत में आ गए तो रुपए के ऊपर का प्रेशर अपने आप कम होगा, और आरबीआई की यही कोशिश है। कितना सफल होगा
वो तो अब समय बताएगा, क्योंकि बहुत बड़े मैक्रो फैक्टर्स आर एट प्ले राइट नाउ। बेसिकली इंडिया एज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फिर से स्थापित करना पड़ेगा, जिसके लिए डीप टेक्नोलॉजी की कंपनियों का आना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कल्चर का क्रिएट होना, एआई का डीप प्ले भारत में होना, ये सब होगा तो कैपिटल अपने आप आएगा। अभी वो कैपिटल वेट एंड वॉच की स्थिति में देख रहा है। इंडिया एज अ बिग कंज्यूमर मार्केट विल स्टे, लेकिन फिलहाल ये थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं है, तो हमें डॉलर की दिक्कत आ रही है। फिर रेमिटेंसेस का प्रॉब्लम, वॉर की दिक्कत, वो तो अपनी जगह बना ही है। तो ये एक इन्फोग्राफिक है जो इन सब चीजों को कवर करता है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। इंडिविजुअल डिसीजंस आपको एक बार अगर रटने हैं किसी भी वजह से तो वो सामने है। मजा आया भैया? इस पर आपकी क्या राय है हमें बताइएगा। आते हैं आज की तीसरी खबर पे, फार्मिंग एंड द एनवायरनमेंट। अब हम थोड़ा सा पर्यावरण की तरफ रुख करते हैं और हम ये देखना चाहेंगे कि कृषि की जो अलग अलग विधियां होती हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, वो मृदा पर असर डालती हैं, जल पर असर डालती हैं, जैव विविधता पर असर डालती हैं, और मौसम पर असर डालती हैं, जलवायु पर असर डालती हैं, और ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टेम्पररी है, ये एक्चुअली बहुत डीप होता है। क्योंकि आपने जैसे फर्टिलाइजर यूज किए, तो वो फर्टिलाइजर अल्टीमेटली पानी में घुल मिल जाते हैं, तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होने लगता है, जिससे माइक्रोबियल लाइफ चेंज होने लगती है, जिससे आप जो पीते हैं आपके शरीर पर असर, ये सब एक साइकिल में बंध जाता है आपस में। आप समझ गए? दुनिया में आज किस तरह की कृषि चल रही है? इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग और वो सब तो अपनी अपनी जगह नीश सेक्टर्स में है। में 95% 8.5 अरब आदमी दुनिया में जो जिंदा है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर की वजह से, विच इज द ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर। समझ गए? वो अगर बंद हो जाएगा, रातों रात भुखमरी की स्थिति आ जाएगी दुनिया में। रातों रात मतलब स्टॉक्स खत्म होने पर। फार्मिंग सपोर्ट्स फूड सिक्योरिटी, बट वेदर यू लाइक इट और नॉट, फार्मिंग अफेक्ट सॉइल, वाटर, एयर, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट इमीडिएटली। फार्मिंग सिस्टम्स अगर ओवर यूज कर जाए लैंड, वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और फॉसिल फ्यूल को, कबाड़ा हो जाता है एनवायरनमेंट का। और ये तो हो ही रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत में तो हो ही रहा है, बाकी पूरी दुनिया में हो रहा है। पेस्टिसाइड का अनाप शनाप यूज, फर्टिलाइजर्स का अनाप शनाप यूज, लैंड को बहुत गलत तरीके से वगैरह। उसके अलावा एक और खतरा जो हमने पिछले 3-4 सेशंस में कवर किया था, वो था एंटीबायोटिक्स ठूसना जानवरों में। गाय हो गए, बैल हो गए, भैंस हो गए, मुर्गियां हो गई, बकरियां हो गई, ठूसे जा रहे हैं एंटीबायोटिक के इंजेक्शन की, ये बीमार ना पड़ जाए। अब उसकी वजह से माइक्रोब रेजिस्टेंट हो गए, उसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ गया। वो दूध में भी जा रहे हैं, वो मीट में भी आ रहे हैं, सब तरफ आ रहे हैं। तो इंसानों के शरीर में एएमआर आ गया, तो सुपर बग बन गए, तो हॉस्पिटल में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जिन पे एंटीबायोटिक का असर ही नहीं हो रहा है। ये ऐसे सब चीजें जुड़ी हुई होती हैं। तो जहां मिसयूज हुआ, अब्यूज हुआ, तो भैया ये दिक्कतें अपने आप आती हैं। एग्रीकल्चर लैंड यूज बदल देता है, क्योंकि हम फॉरेस्ट को, ग्रास लैंड को, वेटलैंड्स को क्रॉप फील्ड्स और प्लांटेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से तो प्रत्यक्ष असर आता है। मृदा स्वास्थ्य, सॉइल हेल्थ घटने लगती है, क्योंकि रिपीटेड टिलेज हो रहा है, बहुत केमिकल हैवी इनपुट जा रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर कम है। आइडियली तो ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग ही होनी चाहिए दुनिया में, लेकिन उससे यील्ड इतनी नहीं आती है, और भुखमरी की स्थिति एकदम आ जाती है। जैसे श्रीलंका में हमने 3-4 साल पहले देखी, तो पूरी सरकार ही पलट गई, भागना पड़ा उन सबको, क्योंकि जनता भूख से परेशान हो गई थी। और 5 फैक्टर और भी थे क्या श्रीलंका में। ग्राउंड वाटर स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हम उगा रहे हैं, जहां इनफ नेचुरल रिचार्ज हो ही नहीं रहा है। भारत में बहुत बड़े बड़े शहरी इलाकों में कंक्रीट पोर्ट डाला, तो पानी नीचे जा ही नहीं पाता है, बारिश में सब स्टॉर्म वाटर बन के बह जाता है। अगर शहरों की प्लानिंग एनवायरमेंटली हो, तो एक तो वो अर्बन हीट आइलैंड नहीं बनेंगे, पानी बराबर नीचे जाएगा, तो एक्वाइफर का रिचार्ज, जल भृतों का रिचार्ज ढंग से होगा। वो अर्बन एरियाज में होना मिनिमम हो गया है। उसके अलावा जितने भी वेट लैंड्स हैं, उनमें कंक्रीट डाल डाल के कैप्चर कर लिया जा रहा है उनको। और इस तरह से हम मतलब प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं कि ये डैमेज हो रहा है। खैर, वो फार्मर्स नहीं कर रहे हैं वो डैमेज, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं। तो पैडी हो गया, शुगर केन हो गया, ये तो सबसे ज्यादा वाटर गजलिंग है ही। फर्टिलाइजर ओवर यूज के प्रॉब्लम रन ऑफ क्रिएट करते हैं। रन ऑफ यानी ऊपर की सतह से नाइट्रोजन, फास्फोरस केमिकल जो पानी के लिए घातक हैं, वो पानी में पहुंच जाते हैं, जो आप और हम पीते हैं। पेस्टिसाइड मिसयूज तो बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है दुनिया में। फार्मिंग कंट्रीब्यूट्स टू एमिशंस, अपने आप
और सस्टेनेबल फार्मिंग में क्रॉप रोटेशन होगा, सॉइल टेस्टिंग होगी, माइक्रो इरिगेशन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री। बहुत एडवांस साइंस है एग्रीकल्चर का। और भारत में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस तो 70 सालों से शानदार काम कर रहे हैं, एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द वर्ल्ड है हमारे यहाँ के। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे हैं। अब आते हैं आज के चौथे अपडेट पे, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब हम बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कि ये बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ये आखिर होती क्या है और ये काम कैसे करती है और ये इतनी खतरनाक कैसे बन गई कि पूरी ताकत लगा के इजराइल और अमेरिका मुंह की खा के बैठे हैं, क्योंकि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐसा जखीरा है आप उससे पार ही नहीं पा रहे। ड्रोन्स तो है ही। तो बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली वो चीज है जो पहले अंतरिक्ष में जाती है और भयानक गति से नीचे आती है। प्रैक्टिकली इनको रोका नहीं जा सकता है। हैं बहुत सारे डिफेंस सिस्टम रोकने के लिए। क्रूज मिसाइलों को आप रोक सकते हैं। मोटे तौर पर प्रॉपरली डिजाइंड बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकना नियरली इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, और ये बातें जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। अगर एक आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल आप देखोगे तो उसमें सिर्फ प्रोपल्शन नहीं है, यानी सिर्फ प्रक्षेपण नहीं है कि वो नीचे से निकला बहुत तेजी से और वो फ्यूल जला और वो उड़ा। उसका पूरा ढांचा है और सबसे इंपॉर्टेंट है गाइडेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। पूरा कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो सैटेलाइट नेविगेशन से रियल टाइम में चलता है और उसका सर्कुलर एरर मेजर मिनिमम करने की कोशिश करता है। तो ईरान ने टारगेट किया कि इजराइल में यहां मारना है, तो वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीटर के अंदर मारेगा जाके, इतने सैकड़ों किलोमीटर दूर से। इसके लिए सैटेलाइट से सपोर्ट मिलता है। ईरान को चाइना के बेदू सिस्टम से पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। चाइना ने अपना इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट बेदू सिस्टम जो पूरा बना रखा है वो जीपीएस के परे हो चुका है। चाइना को वो खतरा ही नहीं है। भारत के पास अपना नाविक है IRNSS, जिसमें 7 सैटेलाइट हैं, 4 बंद पड़े हुए हैं। भारत को अपना जीपीएस बनाना चाहिए 40 से 50 सैटेलाइटों का, अगर वाकई डिफेंस में स्वतंत्र होना है तो। अभी फिलहाल वैसी कोई योजना दिखती नहीं है। इसे इनिशियल फेज में पावर किया जाता है, उसके बाद वो इतनी गति पकड़ लेता है और अंतरिक्ष से जब वो लौट के आता है बाकी का काम ग्रेविटी कर देती है और वॉरहेड आता है और उसको रोक पाना, जैसे मैंने कहा, बहुत मुश्किल है। ये हैं प्रोपल्शन की स्टेजेस, बहुत खतरनाक स्टेजेस होती हैं। उसके बाद सैटेलाइट्स, रेडार्स टेक ओवर। सैट नैव की मदद से, जिसमें जीपीएस हो गया, ग्लोनास हो गया, गलीलियो हो गया, बेदू हो गया, भारत का अपना कुछ भी नहीं है इसमें। और ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कत होने वाली है। भारत सरकार जल्दी से अपना जीपीएस बनाइए। इसरो के पास पूरी ताकत है, सब करके दे सकता है इसरो 2 साल में। इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम होते हैं, टेरेन मैचिंग और टर्मिनल गाइडेंस होते हैं, और सेकेंड टू सेकेंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स और फिजिक्स इसमें काम करता है। सारी इक्वेशन, सारा गाइडेंस सब पहले से सेट किया जाता है। तो अगर आप स्कूल में, कॉलेज में मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ते वक्त सोच रहे हैं ये काम कब आएगा, बेटा बैलिस्टिक मिसाइलों में यही काम आता है बेटा। क्या बात कर रहे हो बेटा। अटैक एंड वॉरहेड न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, कन्वेंशनल भी हो सकते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल भी। फॉर्चुनेटली हम अभी सिर्फ कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं। अब इसमें सबसे खतरनाक ये होता है कि सिर्फ एक वॉरहेड नहीं होते हैं, आजकल मल्टीपल होते हैं। उनको MIR भी कहते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली प्रोग्रामेबल री एंट्री व्हीकल। 8-8, 10-10, 20-20, 30-30 वॉरहेड एक ही में घुसा रहता है और वो सबके अलग प्रोग्राम, वो एक साथ 30 जगह मारेगा। तो दुनिया अब एक ऐसे फेज में जा चुकी है कि किसी को भी हराना बहुत मुश्किल होने वाला है। छोटे छोटे देश भी इन हथियारों की वजह से बहुत भयंकर ताकतवर हो गए हैं। और दूरी के हिसाब से आप इन्हें मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, लॉन्ग रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल कुछ भी बता सकते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल में बूस्ट होता है, मिड कोर्स होता है, टर्मिनल, 3 फेजेस होती हैं नॉर्मली। बूस्ट में उसको इनिशियल धक्का मिलता है और बाद में तो ग्रेविटी अपना काम आराम से कर देती है। प्रोपल्शन सिस्टम में सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, डिटर्न की कितनी दूर आपको जाना है। मिसाइल बॉडी के मल्टीपल स्टेजेस हो सकते हैं। अगर आपको ICBM बनाना है तो वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड, जैसे अग्नि 6 है भारत के पास। गाइडेंस पैकेज में इनर्शियल नेविगेशन, ऑन बोर्ड कंप्यूटर, सैटेलाइट एडेड करेक्शन। हर बार सैटेलाइट की जरूरत नहीं होती, लेकिन आजकल सर्कुलर एरर मेजर को बिल्कुल कम करने के लिए सैट नैव यूज होता ही होता है। दोनों पक्ष यूज करते हैं, अटैकर, डिफेंडर, दोनों। पेलोड सेक्शन में आप जो चाहें उस तरह का बम रख सकते हैं। री एंट्री व्हीकल, जो ऊपर, जो इसकी टोपी है ना ऊपर की, ये ऊपर जाके अंतरिक्ष में अलग हो जाता है बाकी बॉडी से और ये अकेला नीचे आता है। और जब ये नीचे घुसता है तो भयानक फ्रिक्शन होता है, उस पर आग लग जाती है, बाहर की तरफ बहुत प्रेशर होता है, हीट रेजिस्टेंट मटेरियल लगाना पड़ता है, फिर अंदर से सारे बम खुल के धड़ाधड़ गिरते हैं।
और उन्हें रोक पाना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अलग अलग मिसाइलें हैं, आपको पता ही है। हमने ईरान के केस में इस पर कितनी बात की पिछले 3 महीनों में। आज ईरान युद्ध को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। कुछ नहीं कर पाया अमेरिका, कुछ नहीं कर पाया इसराइल। एसिमेट्रिक वॉरफेयर ने एक नए युग की शुरुआत कर दी है और अब दुनिया पिछले युग में नहीं जाने वाली है। साथियों, डेली बेसिस पे शाम को अगर अपडेट चाहिए तो आप कृपया इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए। हमारी टीम आपको रोज एक छोटा सा मेल भेजेगी ताकि आपसे कोई रिसोर्स मिस नहीं हो। धन्यवाद। आज की पांचवी खबर, आज की पांचवी खबर, आज की पांचवी खबर। सेशन अच्छा लग रहा है, हमने ये फ्री में रिलीज किया सभी के लिए, तो तुरंत लाइक कर दो, अपनी राय दे दो, ज्वाइन का बटन दबा के मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। धन्यवाद। चाइना को पता चल गया कि भैया China+1 में लोग रिडंडेंसी बनाने के लिए, बैकअप बनाने के लिए दूसरे देशों में जा रहे हैं। और भारत का जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उसने खुद ये बात अभी बोली है कि बहुत छोटी विंडो है हमारे पास, इससे पहले कि चाइना सारे दरवाजे बंद कर दे China+1 के, फटाफट फटाफट लोगों को इनवाइट कर लो बैकअप बनाने के लिए भारत में। भारत के पास एक शॉर्ट विंडो है टू अट्रैक्ट द फर्म्स डाइवर्सिफाइंग अवे फ्रॉम चाइना, बट चाइना हैज वोकन अप टू दिस थ्रेट एंड इट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टॉप इट, इंक्लूडिंग कोर्सिव मेजर। देखिए चाइना ने क्या किया है, अब वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। वो किसी भी तरह भारत को, अब वो माल तो बेचना चाहता है भारत को, $100 अरब का नेट ट्रेड सरप्लस चाइना के फेवर में। चाइना क्यों मना करेगा? $100 अरब हमसे कमा रहा है एक साल में सरप्लस में, व्यापार में, और ये बढ़ता ही जा रहा है। हमारा डेफिसिट उसका सरप्लस, माल तो बेचना चाहता है, लेकिन जहां जहां वो स्क्रू कस सकता है वो कस देता है। 2025 में भारत की ऑटो इंडस्ट्री बंद होने की कगार पे आ गई, रेयर अर्थ मैग्नेट वाला सारा चक्कर, वो सारा उसने पिछले 25-30 सालों में कैप्चर कर लिया दुनिया में। धीरे 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 खदानों पे कैप्चर किया, प्रोसेसिंग पे कैप्चर किया, दुनिया भर में अपने लोग भेजे, कंपनियां भेजी, और आज अमेरिका की दाल पतली हो गई, इसलिए फिर वो पैक्स, सिलिका और ये सारे अलायंसेस बन रहे हैं। अब चाइना कोशिश कर रहा है कि सप्लाई चेन वेपनाइजेशन से China+1 को भी रोक दें। China+1 का बेसिक मतलब क्या होता है, मैंने इस पे ग्लोबल अफेयर में वीडियो बनाया, बेटा देख लेना। जो कंपनी चीन में काम कर रही है उसको यह समझ आ गया कि केवल चीन में रहने से तो हमारी ऐसी तैसी हो सकती है किसी दिन, तो हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और चाइना वैसे भी धीरे धीरे महंगा तो हो ही रहा है ना, क्योंकि लोग महंगे होते जाते हैं जैसे जैसे देश तरक्की करता है। और कोविड में 2-2.5 साल शी जिनपिंग ने पूरा चीन बंद कर दिया था, तो कंपनियों के हाथ पांव फूल गए, और इसलिए वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये जब सारा खेल चल रहा है और भारत अपने आप को इसमें पोजीशन कोविड के समय से कर रखा है, हालांकि वियतनाम को हमसे ज्यादा सफलता मिल गई China+1 में, भारत ये सारी चीजें सेल करता है कंपनीज को जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। और ग्लोबल कंपटीशन में ये देश हमारे साथ है, मेक्सिको, इंडोनेशिया, वियतनाम, मतलब कंपटीशन में ये हमसे कंपीट कर रहे हैं, और ये सेक्टर्स हैं जहां भारत वहां से निकलने वाली कंपनियों को ला सकता है। तो चाइना को ये समझ में आ गया है, और इसलिए चाइना जिन चीजों पे अभी रोक सकता है, रोक लगाया जा रहा है, कंपनियों को दिक्कत दे रहा है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, पेनल्टीज लगा रहा है, डरा रहा है, बेसिकली दादागिरी कर रहा है। अगर ग्लोबल इंटरेस्ट एक्चुअल फैक्ट्रियों में भारत ने अभी तब्दील कर लिया तो कर लिया, 1-2 साल बाद यह भी संभव नहीं होगा। तो यह बिल्कुल क्रूशल टाइम है भारत के लिए। यह है सारी बात, समझ में आ गया भैया? देखते हैं सरकार क्या करती है। आने वाले 2-3 सालों में बहुत कुछ बदलने वाला है दुनिया में। ईरान वॉर ने और ये पूरा एआई ने इतने डायनामिक्स चेंज कर दिए कि पूछिए मत। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वैश्विक राजनीति व्यवस्था पे। ईरान वॉर के 100 दिन पूरे हो गए, शांति का कोई नामो निशानी नहीं दिख रहा भैया कहीं से कहीं तक। लड़ाई लड़ाई माफ करो, महात्मा गांधी को याद करो, ये कोई बोलने वाला ही नहीं है उधर। क्या करके आ रहे हो भैया? हालत इधर खराब हो रही है हमारी इंडिया में, सप्लाई चेन्स की ऐसी कम तैसी हो गई है। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि वेनेजुएला में एक दिन में किडनैप करके लाने वाला अमेरिका, और वेनेजुएला में कठपुतली बिठा के वहां के पूरे देश को लूट लेने वाला अमेरिका, और वेनेजुएला की प्रेसिडेंट को कठपुतली की तरह दुनिया भर में नचाने वाला कि जाओ वहां जाके तेल बेच के, वहां जाके तेल बेच के, इंक्लूडिंग इंडिया, ये अमेरिका और इजराइल मिल के जाएंगे और धनाधन बम मारेंगे और 7 दिन में ईरान टूटेगा नहीं। उनका गोल था पहलावी को बिठा दो, उनका पिट्ठू है अमेरिका में बैठा हुआ है, पुराने वाले राजा का लड़का। तो ईरान ने कहा आओ, और आने के बाद ईरान ने दरवाजे बंद कर लिए। नाउ यू जस्ट कैंट लीव, वो माफिया मूवी में जैसा मैंने बताया था। फंस गए दोनों के दोनों, और फंसे ऐसे कि अमेरिका निकल ही नहीं पाएगा इससे। इट इज द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल डिफीट। 100 दिन हो गए और ईरान ये बोल रहा है मुझे करना ही नहीं अब तो कॉम्प्रोमाइज। दिस मीन्स वी आर इन अ वेरी बिग सूप हियर।
भारत के लिए ये ठीक नहीं है। हमारे बहुत सारे दूसरे प्लान खटाई में पड़ रहे हैं इस वजह से। तो ये एक रीजनल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में इसराइल घुस गया, लेबनान घुस गया, हिजबुल्ला घुस गया, सारे के सारे गल्फ स्टेट खतरे में पड़े, ओमान को छोड़ के, क्योंकि वो फ्रेंडली ईरान के प्रति। बाकी सब पे तो ऐसा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। आप पीस डील अगर हो भी गई ना, अगले 1 साल में देखना ईरान गल्फ स्टेट्स के साथ क्या क्या करता है, क्योंकि इन्होंने पूरी ताकत से ईरान को मारा है, पूरी ताकत से। यूएई ने तो इतनी मिसाइलें मारी और इतने जेट्स भेजे बम गिराने के लिए। चाइना के सैटेलाइट्स ने पूरा रियल टाइम में ईरान को सब कुछ बता दिया है। कोई ये भी नहीं बोल सकता क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, मैं तो बहुत ही शरीफ आदमी हूं, मैंने कहा बम मारे आप पे। वो पूरे हिसाब दिखा देगा, इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट तेरे देख ले गुरु। और अब मेरी बारी है, मैं आ रहा हूं। ये होने वाला है अगले 1 साल में। आप समझ रहे हैं दुबई में प्रॉपर्टी प्राइसेस का क्या हाल है, पता करो। और कमेंट में हमको भी बताओ कितनी बढ़ गई पिछले 1 साल में, पिछले 3 महीने में कितनी बढ़ गई दुबई में प्रॉपर्टी प्राइसेस, बताइए कमेंट में, मजा आएगा। तो दोस्तों, कल से युद्ध फिर से शुरू हो गया है और ये एक्सपेक्टेड था कि होगा, क्योंकि लेबनान पे वो व्हाइट फॉस्फोरस बम मारे जा रहा है इसराइल, जबकि पीस डील हो चुकी थी, मतलब एक बेसिक रफ टेंटेटिव कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। तो फिर ईरान ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो अब हम आपको मारेंगे। अब आप एक बेसिक टेक्निकल बात समझ लो। सो फार ईरान वॉज हिटिंग बैक ऑन इसराइल और एनी गल्फ स्टेट आफ्टर दे वुड हिट ईरान। For the first time, Iran's hitting Lebanon and not Iran has attracted Iran's attack on Israel, thereby significantly widening the deterrence calculus. यहां एक नेक्स्ट स्टेप पे ईरान जा चुका है और इस वजह से इसराइल के लिए कैलकुलेशन अब बहुत दिक्कत होगी। नेतन्याहू की दिक्कत यह है कि सामने एक चुनाव है और उनको खुद को जेल जाने से भी रोकना, उन पे करप्शन के केसेस चल रहे हैं। आने वाले अक्टूबर के चुनाव को देखते हुए नेतन्याहू युद्ध को रोक ही नहीं सकता है। और ईरान ने बोला मत रोक भाई, मैं तो आ रहा हूं। अब देखते हैं, हो सकता है 2-3 दिन में ये वाला राउंड बंद हो जाए, ट्रंप रुकवा दें। लेकिन इसराइल सुनता कहां है किसी की। ट्रंप अभी बोले मैंने बोल दिया है नेतन्याहू को कि मत मारो मत मारो, और अगले 1 घंटे में उसने मिसाइलें मार दी ईरान पे। आई होप यू आर एबल टू नाउ सी व्हाट अ रट वी आर इन। अब ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान इसराइल की नहीं है, पूरा ब्रॉडर गल्फ फंस चुका है इसके अंदर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा हुआ है पूरा का पूरा। 100 दिन हो गए, किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि हॉर्मुज बंद हो जाएगा। कुछ ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री के लोगों का यह कहना है कि 30 जून तक अगर फुल फ्लो नहीं आया तो भाई उसके बाद अपने अपने भगवान को याद कर लेना। ये मैंने कल काफी डिटेल रिपोर्ट्स पढ़ी। अब देखते हैं, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के लिए तो वो ठीक नहीं होगा। अब अमेरिका बोल रहा है कि जो मैंने ईरान के एसेट्स फ्रीज कर रखे, तो जो ईरान बोल रहा था सारे मेरे को दो, वो तो मैं गल्फ के एलाइज को दे दूंगा उनके नुकसान के लिए। अमेरिका को ये गलती नहीं करनी चाहिए। अमेरिका एक बाहरी शक्ति है गल्फ में, वो तो लौट के चला जाएगा, अगर इच्छा हुई तो जा भी सकता है। गल्फ को तो वहीं रहना है, ईरान तो उनके माथे पे बैठा ही है। ईरान डबल कीमत वसूल कर लेगा इनसे, इसलिए अभी प्यार से जो इनके फ्रोजन एसेट दे दो और निकल जाओ। पूरी दुनिया के लिए बेस्ट आउटकम है ये। लेकिन हम जानते हैं ट्रंप को वो ऐसा नहीं करेंगे। I have no intention at all of going back. I am going to whack these Ayatollahs. What do you think of themselves, baby? Why do you hit them? Iran's response to Israeli action in Lebanon. प्रॉक्सी नेटवर्क्स बहुत ताकतवर हैं और वो दे आर नॉट गोइंग डाउन एट ऑल। तो अब इसमें सही कौन गलत कौन, ये तो हर किसी का अपना एक व्यू है, लेकिन ये चीजें अब कंट्रोल के बाहर हो चुकी हैं। यूनाइटेड नेशन हमेशा की तरह पूरी तरह पंगु बैठा हुआ है। यूरोप बाहर से तमाशा देख रहा है, क्योंकि वो खुद यूक्रेन के वॉर में, रशिया के वॉर में ऐसा गले गले तक फंस गया है और इतने रिस्क वहां बढ़ चुके हैं कि वो इसमें अपना दखल देने की स्थिति में ही नहीं है। भारत कुछ कर नहीं पा रहा है, करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि इसमें अगर दखल दिया डायरेक्टली तो उसके रिपरकशन तो और भयानक होंगे। बट वी ऑल प्रे एंड होप कि सप्लाईज जल्दी शुरू हो जाए भैया। 7वीं खबर, मजा आ रहा है सेशन में तो जरा कमेंट थ्रेड में कुछ प्यारी प्यारी बातें लिखो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। भारत में प्रजनन दर का बुरी तरह से गिरना और आने वाले 25 सालों के लिए इसके संभावित प्रभाव। देखिए, आज भारत की प्रजनन दर कहां तो किसी समय में 654 थी, अब वो घट के 1.8 हो गई है। 3 राज्यों में अभी भी 2.5 के ऊपर है। लेकिन अब जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में टोटल फर्टिलिटी रेट इज बेयरली 1.5, रिप्लेसमेंट रेट इज 2.1। ऐसे ही भारत में मैक्सिमम राज्यों में ये रिप्लेसमेंट के नीचे जा चुकी है, मतलब उतने बच्चे पैदा नहीं हो रहे जो पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाए उस क्षेत्र में। अब सेंसस में सारी बातें सामने आ जाएंगी।
बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी का मतलब यही है कि पॉपुलेशन लॉन्ग रन में स्टेबल नहीं होगी, पूरी सिकुड़ जाएगी तेजी से। अब लोअर फर्टिलिटी आई क्यों? बिहार में नहीं आई, यूपी में नहीं आई, जबकि दिल्ली केरल में 1.2 1.3 चल रही है। लोअर फर्टिलिटी मतलब महिलाएं एजुकेट हुई हैं, शहरीकरण बढ़ा है, महिलाओं के एस्पिरेशंस बढ़े हैं, और बच्चे पालना बहुत महंगा हो गया है। गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल में डालना चाहता है, क्योंकि सरकारी शिक्षा ध्वस्त हो चुकी है। 90,000 स्कूल बंद हो गए सरकारी। अगर वो चालू होते तो शायद फर्टिलिटी रेट ज्यादा होता भारत का। आई एम नॉट किडिंग। प्राइवेट स्कूल में जाओगे, वो छील देगा आपको पूरी तरह से। पूरा धंधा है प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस। मैंने हमेशा बोला इन पे प्रॉपर 30% इनकम टैक्स लगाया जाए। अब ज्यादातर तो नेता नगरी के ही हैं, तो वो क्या खुद के ऊपर टैक्स लगाएंगे? तो भारत की शिक्षा व्यवस्था को तो आमूल चूल बदल डालने की जरूरत है। हो सकता है भविष्य में कोई नेता आए जो ये सब करे भारत के लिए। फिलहाल तो वो सिस्टम चल रहा है। अब क्योंकि बच्चे बहुत महंगे हो गए, तो लोग एक से ज्यादा बच्चा ही नहीं करना चाहते हैं। कहां से शिक्षा उठाओगे? मिडिल क्लास के पास इतना पैसा ही नहीं है कि दो दो बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल में डाल सके। Hence, that has become a huge retardant. दोस्तों, सच्चाई यह है, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, भारत सिकुड़ने लगा है। तो टोटल आबादी, अरे वो तो अभी बढ़ेगी 155 160 करोड़ तक 2050 में, फिर जो घटेगी तो 90 करोड़ पे आएगी। लेकिन यहां से आगे 20-25 साल भी कंजम्पशन के पैटर्न्स चेंज होंगे। मैं आपको बिल्कुल एक उदाहरण दे रहा हूं, बाकी आपके ऊपर है। कमेंट थ्रेड में बताना और क्या कहते। अगर बच्चे ही कम पैदा हो रहे हैं, तो जितने स्कूल खुले हुए हैं उनकी डिमांड तेजी से करेगी, कॉलेज की डिमांड करेगी। ये बच्चे ही नहीं आ रहे ना भाई, तो अगले 10-15 साल में आधे स्कूल बंद होने की नौबत आ जाएगी। देयर जस्ट आर्ट किड्स। तो स्कूलों में जाएगा कौन? आप बात समझ रहे हैं? ये पहला कंजम्पशन कोहोर्ट है जो एकदम रिटार्डेंट हो जाएगा पूरा। ये हेडविंड है। वैसे ही कंजम्पशन की बाकी सारी चीजें जिसमें आपका अजम्पशन है कितने बच्चे आएंगे ये होगा। अरे बच्चे आएंगे ही नहीं तो माल बेचोगे किसको? Hence, the consumption story from the base will be altered. और भारत मिडिल एज्ड और बूढ़े लोगों का देश बन जाएगा 2047 तक। युवा रहेंगे ही नहीं, एकदम कम हो जाएंगे। जो आज मीडियन एज केवल 29 है, वो बढ़ते बढ़ते 40-50 हो जाएगी। युवा कम दिखेंगे। भारत की किसी भी सड़क पे आज निकल जाओ, 100 लोग देखो, 60 65 70 एकदम युवा दिखते हैं, आंखों से दिखता है। 20-25 साल बाद 15-20-25-30 युवा दिखेंगे, बाकी सारे अधेड़ उम्र के, मिडिल एज के और बुढ़े दिखेंगे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी, 5 7 8 10 साल। अभी कर लो जो करना है, अदरवाइज वील बिकम ओल्ड बिफोर वी बिकम रिच। ये डेमोग्राफिक्स है। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, बाकी तो फिर और बहुत कुछ है, हम अलग अलग सेशंस में इसको कवर करते ही रहते हैं। मटेरियल डाउनलोड की लिंक हमने दी हुई है, डाउनलोड करके इसको बारीकी से पढ़ लेना। आज की 8वीं खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एआई के ऊपर कुछ कहा और काफी अच्छी बात कही है। देखिए क्या हो रहा है, दुनिया भर में जस्टिस डिपार्टमेंट में एआई का इस्तेमाल बढ़ गया है, क्योंकि एआई बहुत तेजी से चीजें पढ़ सकता है और अपना एक उसके ऊपर निष्कर्ष दे सकता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है, और वो ये है कि हम एक ड्राफ्ट एआई फ्रेमवर्क जारी कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। एआई से आप डॉक्यूमेंटेशन का, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस का ये सारा काम करवा लो, लेकिन ह्यूमन जजमेंट एंड जुडिशियल डिसीजन मेकिंग को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। यह बात तो बिल्कुल सही है, कभी करना भी नहीं चाहिए। ये एक इंसान के दिमाग से न्याय की उपज होती है, अज्यूमिंग दैट द पर्सन हैज अ जुडिशियल कैरेक्टर। नॉट ऑल जजेस हैव अ जुडिशियल कैरेक्टर। हर जज में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, यह भी बात उतनी ही सच है। लेकिन एआई में तो नहीं ही होगा, यह तो बिल्कुल सच है। तो ड्राफ्ट नेटवर्क ये कहता है कि एल्गोरिथमिक जस्टिस हम कभी नहीं अपनाएंगे, मतलब एआई ही जजमेंट दे रहा है, बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए। सारा बेसिक वर्क करके एआई दे दे, और जज फिर फाइनल उस रिव्यू को पढ़े, प्रोस कॉन्स, ये हुआ ये नहीं हुआ, ये सबूत थे, उसको वो पढ़े, 1-2 दिन सोचे और अपना जजमेंट दे दे। ये काफी रिलायबल हो सकता है। अभी दुनिया में बहुत चेंजेस आएंगे बेटा आगे। ह्यूमन ओवरसाइट के बिना काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिबर्टी, राइट्स, प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, एआई में न तो ब्रेन होता है, न इमोशंस होते हैं, न सेंटिमेंट होता है, न ब्लड बोन्स सेल्स होते हैं। एआई सिमुलेट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। एआई डजंट हैव एनी इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, इट्स अ सिमुलेटर। सो ऑफ कोर्स यू कांट एक्सपेक्ट सिमुलेटर्स टू डू जस्टिस, राइट? तो इस तरह से काफी सारी चीजें इसमें दी हुई है, पढ़ लेना बेटा, ये आने वाले समय का बहुत बड़ा टॉपिक बनने वाला है।
आज की नवी खबर, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ऑर्डर ठुकरा दिया है। भारत का यह कहना है कि द हेग बेस्ड सीओए ने जो आईडब्ल्यूटी पे ऑर्डर दिया है, हम उसे नहीं मानते। उस नए ऑर्डर में भारत के सिंधु नदी के वाटर स्टोरेज ऑपरेशन पे लिमिट लगाई गई थी, भारत ने कहा नहीं। कुछ मिनिमम फ्लो पाकिस्तान में छोड़ने को बोला था, भारत ने कहा नहीं। और अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट डेटा पाकिस्तान के साथ शेयर करो बोला था, भारत ने कहा नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी पर शुरू से लेकर अभी तक की पूरी जानकारी इस इंफोग्राफिक में आपको मिलेगी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह साइन किया गया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा मॉडरेटेड। आज कहां पहुंचा है और हम आज कहां खड़े हैं, इसकी पूरी इतिहास आपको यहां मिलेगी, तो इसको आप आराम से पढ़ लेना। डिस्प्यूट 1960 में हस्ताक्षरित आईडब्ल्यूटी से संबंधित है। भारत का ऑब्जेक्शन अब सिर्फ पानी को लेकर नहीं है, लीगल हैंडलिंग को लेकर भी है। वाटर स्टोरेज लेवल एट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स को लेकर सीओए ने जो बोला है कि इतना पानी आप नहीं रखोगे, इस लेवल तक रखोगे, तो भारत ने कहा है कि भाई हम कितनी बिजली पैदा करेंगे, हम कितना वाटर रिजर्वायर लेवल मेंटेन करेंगे, ये आप थोड़े ना तय करेंगे। और भारत ने उस पर एक सख्त स्टैंड ले लिया है। मिनिमम डाउनस्ट्रीम फ्लो देना पड़ेगा, उसको लेके भारत ने, तो बेसिकली उनकी सारी बातों को भारत ने पहलगाम 2025 के हमले के बाद से रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है कि ट्रीटी स्टेबिलिटी आतंकवाद के साथ नहीं चल सकती। आज की 10वीं और अंतिम खबर, हमेशा ये एआई से जुड़ी ही होती है। उससे पहले तो आपको याद दिला दूं, अभी कभी एनरोल कर लो, बहुत शानदार कोर्स है। 13 जून शनिवार सुबह 8 बजे से साइट पे जाओ, एनरोल करो फटाफट। वहाँ एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, एनरोल करते समय अगर एक बेनिफिट चाहिए भर देना, हमारी टीम कुछ ना कुछ आपके लिए कर देगी। हालांकि 3 जून को वो एक्सपायर हो गया था। होप टू सी यू ऑन सैटरडे मॉर्निंग। भारतीय कंपनियां अब एआई को एक्चुअली अडॉप्ट करने लगी, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अडॉप्ट करते ही उनको कुछ कमियां सामने दिखने लगी हैं, जिससे उनका बहुत फायदा होने वाला है। मैं जिन कंपनियों को कंसल्ट करता हूं, वहां यही 3 चीजें सबसे पहले आती हैं: डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस। कंपनियों को अपना पूरा डेटा स्ट्रक्चर में लाना पड़ता है। एआई कुछ भी नहीं कर पाएगा उसके बिना, क्योंकि डेटा इज एआई, एआई इज डेटा। कई कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां भी एकदम जनरल रैंडम डेटा मैनेजमेंट से काम चला लेती हैं, फिर भी कमा लेती हैं। लेकिन अगर एआई लाना है, सिस्टम लाओ, डिसिप्लिन लाओ, प्रोसेस लाओ। दूसरा है गवर्नेंस के सिस्टम। एआई से करना क्या है, कौन करेगा, एजेंट्स लगाओगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली एआई चलाने का या तो क्लाउड से कर लो या लोकल एसएलएम लगा लो। ये चीजें अब भारत की कंपनियों को एक्चुअली सामने दिखने लग गई हैं। डेटा, इंफ्रा, गवर्नेंस। समझ गए? बहुत ही प्यारा ये एक अपडेट है, इसको आप पूरा पढ़ लेना। अभी तक पिछले 2 सालों में भारत की ज्यादातर कंपनियां एआई के एक्सपेरिमेंट कर रही थी, पायलट। अब उनमें से ज्यादातर एक्चुअल डिप्लॉयमेंट की तरफ मुड़ गई हैं। उसमें गलतियां भी बहुत हो रही हैं, सफलताएं भी बहुत मिल रही हैं, जैसे कि वॉइस एजेंट बहुत सफल हो गए बीएफएसआई सेक्टर में। आज की तारीख में कोर ऑपरेशन में तो बहुत लो परसेंटेज है, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। लेकिन कम से कम 25% अब इस बारे में आगे बढ़ गई है। डेटा रेडीनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन और गवर्नेंस, यहां आके गाड़ी फंसती है, जिसमें आपको एक लॉन्ग टर्म सीएक्सओ लेवल कमिटमेंट लगता है। इसी के साथ आज का सेशन हो गया हमारा कंप्लीट। देरी किस बात की, आ जाओ, मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, बल्ले बल्ले हो जाएगी। शानदार नॉलेज का फ्लो लगातार जारी है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त। नमस्कार, जय हिंद।